कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार लेने हेतु लोबिया की फसल में कीट नियंत्रण। ब्रायलर मुर्गियों में लगने वाले विभिन्न रोग और उनका निदान। तिल की फसल में लगने वाला हानिकारक कीट भुरली का नियंत्रण। लोबिया की खेती हमारे प्रदेश में बहुतायत रूप में की जाती है, अतः जिन भी किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई कर ली होगी उनकी फसल में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप भी देखने में आ रहा होगा। तो कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र मझेड़ा नैनीताल के एक विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी पुरवार। किसान भाइयों, इस वक्त ये लोबिया की फसल जो कि आप लोग विभिन्न प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग हरे चारे के लिए, दाने के लिए, हरी खाद के लिए एवं इत्यादि के प्रयोग किया जाता है। ये लोबिया की जो फसल होती है ये बहुत पौष्टिक होती है। इसमें कम से कम 20 से 30% तक प्रोटीन होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कीटों का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। ये कीड़े लोबिया की फसल की उत्पादकता को कम कर देते हैं। किसान भाइयों, इनमें से जो मुख्य कीड़ा है वो सफ़ेद मक्खी होती है। ये सफ़ेद मक्खी पत्तियों में रस चूर करके फफोले सा बना देती है और इसके अलावा ये सफ़ेद मक्खी बहुत सारे विषाणु जनित रोगों को भी फैलाती है। एक तरह से यह विषाणु जनित रोगों का वाहक होती है। तो इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी फसल में लगभग 30 से 40% तक हमारी हानि पहुंचती है। इसलिए किसान भाइयों, इसके कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में प्रयोग करके छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव शुरुआत अवस्था में लगभग 21 दिन की जब फसल आपकी हो जाए तब आप करें और उसके तुरंत 15 दिन के बाद उसका दूसरा छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा जब फूल निकलते समय इसमें बहुत सारे कीड़े आपने देखे होंगे जो कि फूलों के रस चूसते हैं और फूलों को गिरा देते हैं। इनको हम लोग थ्रिप्स कहते हैं। ये बहुत छोटे से काले रंग के होते हैं। इन थ्रिप्स का भी नियंत्रण करना आवश्यक है। इन थ्रिप्स के नियंत्रण करने के लिए हमारे पास थियाक्लोप्रिड नामक रसायन की दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, बहुत सारी पत्तियों में लगने वाले हमारे कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों में कंकाल को ही छोड़ते हैं, उसके हरे भाग को सारा खा जाते हैं। पत्तियों में प्रकोप होने पर इसका संश्लेषण की विधि को बाधित करते हैं, जिससे कि बाद में उपज कम हो जाती है। इनमें से मुख्य है तंबाकू की इल्ली, जो कि भूरे रंग की होती है। ये तंबाकू की इल्ली भूरे रंग की शुरुआत की अवस्था में मादाएं जो होती हैं ये लगभग पत्ती की निचली सतह पे अंडे समूह में देती हैं और इसके बाद इसमें से छोटी छोटी सूढ़ियाँ निकलती हैं जो समूह में एक साथ खाती हैं।
और कुछ दिनों के बाद फिर ये सूढ़ियाँ बड़ी होने के बाद पूरे खेत में फैल जाती हैं और पत्तियों के हरे भाग को खाती रहती हैं। इस कीड़े का नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि समूह में होने पर इनकी पत्तियों को, जिसमें पत्तियों में ये शुरुआत की अवस्था में होती हैं, तोड़ करके उनको कहीं पे गाड़ देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। इससे आप एक साथ कम से कम 200 से 300 सूढ़ियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेत में जैविक नियंत्रण के लिए बुवेरिया बेसियाना नामक रसायन, जो कि कवक है, ये कीड़ों में रोग पैदा करता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक प्रकोप हो जाए तो हमें कीटनाशक रसायनों का, जिसमें कि एमामेक्टिन बेंजोएट की 0.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा एक हमारे पास जो कीड़े होते हैं, जब फलियां हमारी लगती हैं तो इन फलियों में भी कुछ सारे कीड़ों का प्रकोप हो जाता है। ये फलियां में 2-3 तरह के कीड़े इसमें प्रकोप करते हैं। इसमें से चना का फली बेधक होता है, मरुका बेधक होते हैं, 2-3 तरह के बेधक होते हैं जो हमारी की लोबिया की फसल की फलियों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटनाशक रसायन के प्रयोग करने के साथ साथ हम यहाँ पे एनपीवी विषाणु जनित दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये विषाणु जनित जो दवा होती है, ये जैविक दवा होती है। इसका प्रयोग करने से ये कीड़ों में रोग फैलता है, जिससे कि इसका नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा हम लोग फेरोमोन प्रपंच का भी प्रयोग करके कीड़े की जानकारी ले सकते हैं और अधिक प्रकोप होने पर इसके कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करें। इन कीटनाशक रसायनों में जैसे कि प्रोफेनोफॉस नामक रसायन है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई यदि जैविक नियंत्रण में लोबिया का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीम आधारित रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम आधारित रसायन का जब फूल आने की अवस्था के समय 5% का घोल बना करके इसका 2 बार छिड़काव करने से इस कीड़े का नियंत्रण किया जा सकता है। कल के अंश में आपने ब्रॉयलर मुर्गियों के आवास और प्रबंधन, आहार प्रबंधन के बारे में जाना। आज इसी क्रमवार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ब्रॉयलर मुर्गियों में लगने वाले विभिन्न रोग और उनके निदान के बारे में जानेंगे, जिस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के एक विशेषज्ञ डॉक्टर LC वर्मा। ब्रॉयलर फार्म करने के लिए और उसकी सफलता के लिए ये जरूरी है कि उसमें रोग व्याधि न हो। अगर बीमारियों से मुक्त चूजे रहेंगे तो आगे चल के अच्छा उत्पादन मिलेगा और ब्रॉयलर फार्म अच्छा लाभप्रद साबित होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके बीमारी ना लगे, इसलिए मुर्गी के बाड़े को 24 घंटा पहले ही चालू कर देना चाहिए, जिससे उसका तापमान बिल्कुल बराबर हो और चूजे आए तो उन्हें तुरंत उनको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का ये गर्मी मिलना शुरू हो जाए। विशेष तौर पर उन्हें जैसे ही चूजे आते हैं उन्हें मेरेक्स डिजीज का टीका लगाया जाता है, जो 0.2 ml उनको गर्दन में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, जिससे इस बीमारी का निदान हो जाता है। तथा इसके बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में रानी खेत एक बीमारी होती है जो एक महामारी बीमारी की तरह है। इसके से बचने के लिए आप रानी खेत F1 स्ट्रेन का टीका 5 से 7 दिन पर उसकी 1 बूंद आंख में और 1 बूंद उसकी नाक में लगाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जो बीमारी हमारे ब्रॉयलर में अधिक लगती है वो है गम्बोरो बीमारी। गम्बोरो बीमारी 14 दिन पर इसके टीके को लगाया जाता है, जिसे पानी के माध्यम से लगाना जरूरी होता है। जब हम पानी देते हैं चूजों को, उनके पानी में डाल दें तो गम्बोरो बीमारी का टीकाकरण हो जाएगा। तीसरा टीकाकरण जो होता है वो RB2 वैक्सीनेशन होता है, जिसे हम 28 दिन पर लगाते हैं। यह जरूरी है कि उसे 28 दिन पर लगा दिया जाए, जो रानी खेत का ही एक बूस्टर डोज है, तो उसमें बीमारी नहीं आती है। चौथा टीका होता है जिसे 35 दिन पे लगाया जाता है। इस टीके का नाम है IBD इंटरमीडिएट स्ट्रेन, जिसको हम पानी के माध्यम से लगाते हैं। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आप टीकाकरण करते हैं तो किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाए।
उसमें कि वैक्सीन हमेशा ठंडा रखें और वैक्सीनेशन हमेशा ठंडे समय में करें। इस बात का ध्यान दें कि जो चूजे बीमार हों उनका टीकाकरण ना किया जाए तथा लेबल पर लिखे गए जो सुझाव होते हैं उनका सच्चाई से पालन किया जाए। जो खाली बोतल होती है वैक्सीन की उन्हें जमीन में खोद करके गाड़ दिया जाए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। और इस बात का ध्यान दें कि उपकरण को अच्छी तरीके से उबाल लें, जिससे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं एवं निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तिलहनी फसलों के अंतर्गत तिल की फसल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः जिन भी किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई कर दी होगी, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां भी बन रही होंगी, जिसमें बिहार रोमिल कीट का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम चल रहा है और हमारे देश में खरीफ में तिलहनी फसल के रूप में तिल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। में बहुत सारे कीट व्याधियों का आक्रमण होता है और कीड़ों में सबसे प्रमुख बिहार हेरे कैटरपिलर या बिहार का भुआ पिल्लू नाम से जाना जाता है, इसका आक्रमण होता है। सबसे पहला फेज है सॉलिटरी फेज, जिसको हम कहते हैं कि एक पत्ती पर हजारों हजार की संख्या में कीट उसी पर रह करके उसी पत्ती को खाते हैं, उसकी हरितिमा को खाते हैं, उसके बाद उसका जो रिब्स के बीच वाला भाग है उसको खा करके उसको जाली नुमा बना देते हैं। और दूसरा है कि जब यह सॉलिटरी फेज में आता है तो प्रत्येक 1000 कीट जो एक पत्ती पर ग्रेगेरियस फेज में या झुंड की अवस्था में रहते थे, वे सभी पूरे पौधे पर, पूरे खेत में फैल करके पत्ते पर, पौधे पर, हर पौधे पर इसका आक्रमण होता है और वह पत्तियों को कुतर करके खाता है। कभी कभी जब इसकी जनसंख्या अधिक हो जाती है तो यह कीट पौधे को लगता है कि मिड रिब बचा हुआ है, नहीं तो पूरी पत्ती डिफोलिएट कर गई या पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। तो हमारे कृषक बंधु इसका जान गए हैं कि यह किस तरह से नुकसान करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लाइट ट्रैप का व्यवहार करें, और नहीं तो आप एक बल्ब 100 वाट का 200 वाट का जला करके उसके नीचे नाद में पानी भर के किरासन तेल डाल दीजिए। यह एक आर्टिफिशियल लाइट ट्रैप आप बना सकते हैं और उससे भी बहुत सारे कीटों का इसमें मरण हो जाता है, वो आकर के मरते हैं और आगे जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरा है कि फेरोमोन ट्रैप, इसका भी व्यवहार करके और बिहार हेयर कैटरपिलर का फेरोमोन लगा करके आप उससे भी मेल जो एडल्ट है उसको कैच करके उसको मार सकते हैं। और उसके बाद हाथ से इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है जब यह ग्रेगेरियस फेज में या झुंड की अवस्था में हो। जो झुंड में है उसको डाल करके इकट्ठा करके और बाद में खेत से बाहर गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ देना है। इससे क्या होता है कि आगे आने वाला जो सॉलिटरी फेज है वह आक्रमण नहीं हो पाता है। तिल में खास करके ऐसी अवस्था जब आ जाए कि सॉलिटरी फेज आने वाला है, तब उसमें एक
नीम पेस्टिसाइड्स आती है जो हर्बल है और वह बहुत ही कारगर है डिटरेंट के लिए, एंटीफिडेंट के तौर पर। यदि आपको लगे कि इस कीट का आक्रमण हो गया है या लाइट ट्रैप में इसका एडल्ट दिखाई पड़ रहा है तो 1 सप्ताह 15 दिन के बीच में इसका लार्वा भी आपके खेत में आएगा। तो उस हिसाब से आप नीम प्रोडक्ट का उसका 5 ml प्रति लीटर पानी में, या तो नीम का तेल अथवा नीम के गरी का पाउडर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, अथवा नीम की पत्ती का सत, उसको आप छिड़काव कर देंगे तो जो ग्रेगेरियस फेज वाला कीट है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह कहीं चलता नहीं है और जहाँ पर छिड़काव किया हुआ है वहाँ पर वह खाएगा नहीं और उसकी यह लीला, जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि यदि सॉलिटरी फेज में आपका कीट आ गया है तब उसका नियंत्रण करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए उस फेज में आपको कोई भी परसिस्टेंट क्विक नॉकडाउन इफेक्ट वाली दवा का छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। और उसमें आप जानते ही हैं कि DDVP या डाइक्लोरभॉस, इन दोनों में से किसी एक दवा का, या नुभान, इसका 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके और उसमें सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर 15 लीटर की टंकी में 2-3 चम्मच मिलाना आप नहीं भूलेंगे। उससे इसकी कारगर कीटनाशक का बढ़ जाता है और उसके पत्ती शरीर पर भी, रोआं के अंदर वह कीटनाशक उसके शरीर तक पहुंच जाता है। इसलिए सर्फ मिलाना या डिटर्जेंट पाउडर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है और उसे मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो उससे आपका कीट जो सॉलिटरी फेज में है या फैला हुई स्थिति में है उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। डेयरी पालन राज्य के किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है, लेकिन इन पशुओं में कभी कभी प्रजनन संबंधी समस्याएं भी आती हैं। अतः पशुपालक भाइयों, ये कौन कौन सी समस्याएं हैं और कैसे इनका प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। पशुपालक भाइयों, आज अपन बात करेंगे दुधारू जानवरों के प्रजनन व्यवस्था पर। अपन जैसा कि आप जानते हैं कि दूध के लिए गाय भैंस पाली जाती है। यहाँ हमको कुछ सफलतापूर्वक एक गाय का अपन पालन करें या भैंस का पालन करें, इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि गाय खरीदने की बजाय खुद की टोकरी को ही पाला जाए और उसको आगे चल के गाय बनाया जाए। अब खुद की टोकरी को अपन को गाय बनाना है। जैसा कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि साहब हम अपनी टोकरी को या गाय को, जो पहलियात है, विशेषकर अपन पहलियात की बात कर रहे हैं, कि कब सांड के पास गर्भाधान के लिए ले जाया जाए। तो यहाँ हमको ये कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी अपन पहली बार किसी टोकरी को सांड के पास ले जा रहे हैं तो उसका वजन कम से कम 2.5 कुंटल या 2 कुंटल से लेके 2.5 कुंटल तक वजन होना चाहिए। जब तक 2 कुंटल से और 2.5 कुंटल के बीच में वजन टोकरी का नहीं है वो पाड़े में नहीं आएगी। अब अगर अपनी टोकरी ने 2 कुंटल का वजन ले लिया है और वो पाड़े में भी आ गई है, अब यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि साहब हम कैसे पहचानें कि हमारी टोकरी या हमारी गाय पाड़े में आ गई है। आमतौर पे पशुपालकों के बीच में क्या धारणा है कि साहब गाय बोल रही है, तो गाय बोल रही है इसलिए वो पाड़े में है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब जानवर मद में आता है या पाड़े में आता है या हीट में आता है तब वो आवाज़ करता है, ब्लीटिंग जिसको कहते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हाका नहीं करते
या बोलते नहीं हैं, गूंगा, जिसको गूंगा पाड़ा अपन कहते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अपन को ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि हमारा जानवर पाड़े में आ गया है या मद में आ गया है। तो ये देखिए, अगर जानवर आपका ज्ञाविन नहीं है तो गाय है या भैंस है वो हर 21 दिन से बराबर पाड़े में आएगी। तो इसमें अपन देखें कि जैसे आमतौर पशुपालकों के बीच में एक धारणा होती है, भाई जानवर बोला, कोई शक नहीं है इसमें, ये भी एक पहचानने का तरीका है कि आपका जानवर पाड़े में है या नहीं है। लेकिन दूसरे जो तरीके हैं, उसकी योनि से एक लसलसा पदार्थ निकलता रहता है, वो एक पहचान करता है कि वास्तव में आपकी गाय पाड़े में है या नहीं है। तो आप बड़े बड़े अगर डेयरी फार्म पे देखें तो वहाँ पर एक टीजर बुल रखते हैं। टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल होता है कि एक वो सांड जिसकी नसबंदी कर दी गई है। तो वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह गायों के झुंड में उस टीजर बुल को छोड़ देते हैं। तो उस टीजर बुल के बैली पे, छाती पे एक पेन टाइप लगा देते हैं, ताकि वो जब उन गायों पे चढ़ेगा तो वो निशान उन गायों की पीठ पे भी होगा। तो उनको वो अलग से जाके चेक कर लेते हैं कि बाकी ये गाय हीट में है या नहीं है, क्योंकि लेकिन ये व्यवस्था एक बड़े बड़े डेयरी फार्म की होती है। अब सवाल ये होता है कि हम गाँव में कैसे करें। और गांव में जो पर्टिकुलर जो 2-2, 3-3 गाय या भैंस रखे हुए हैं, उनके लिए चाहिए कि वो अपनी सुबह सुबह जानवरों को देखें कि उनके कोई लसलसा पदार्थ निकल रहा है या नहीं है। इससे बेहतर तरीका ये भी होता है कि अपन अगर थोड़ा रिकॉर्ड भी रखें कि हमारा जानवर कब ब्याया था। अगर ये तारीख अपन को मालूम है, ब्याने के बाद वो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद फिर पाड़े में आता है, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ अब पाड़े में आया है। तो जब आपको ये पहचान के साथ कि जानवर बोला, अगर बोला भी नहीं है तो उसका अगर योनि से लसलसा पदार्थ निकल रहा है, तो ये अगर देखने से अपन को मालूम पड़ जाता है कि हाँ हमारा जानवर पाड़े में आ गया है। अब दूसरा सवाल यहाँ उठता है कि अब हम सांड के पास कब ले जाएं। अक्सर क्या देखा गया है कि जैसे ही मालूम पड़ा, घर से बताया कि साहब आज गाय या भैंस बोली, तो उनके मालिक सांड के पास में जानवरों को लेके चले जाते हैं। ये एक तरीका गलत है। उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि देखिए, जब जानवर पाड़े में आता है उसके सही 12 घंटे बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सुबह देखा कि आपका जानवर पाड़े में है तो शाम को सांड के पास ले जाना है, और अगर शाम को देखा है गाय को भाई पाड़े में है तो अगले दिन सुबह उसको सांड के पास ले जाना है। ये अपन को हमेशा याद रखना है कि कब अपनी गाय को पाड़े में आने के बाद सांड के पास ले जाना है। थोड़ा एक अपन ये देखें, जिस सांड के पास अपन गाय को ले जा रहे हैं उस सांड के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए कि इसकी बेटियों ने कितना कितना दूध दे रखा है। अगर अपन ये ध्यान रखेंगे, हाँ भाई ये अच्छी नस्ल का सांड है, इससे अपनी गाय को ज्ञाविन कराएंगे। तो एक तो ज्ञाविन कराने का तरीका ये प्राकृतिक तौर पे है, लेकिन दूसरा तरीका आज जो सबसे बढ़िया है कृत्रिम गर्भाधान का। कृत्रिम गर्भाधान से भी आप अपनी गायों को भी ज्ञाविन करा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान से जो अपन कराते हैं तो वो अपन को सांड के, जिस सांड का स्ट्रॉ गाय को लगाया जा रहा है उस सांड की सारी जानकारी उस स्ट्रॉ के ऊपर होती है। हमको मालूम होता है कि इस सांड की बेटियों ने इतना इतना दूध दे रखा है। अक्सर क्या है कि 5-5, 6-6 महीने निकल जाते हैं और पशुपालक ये समझते हैं नहीं हमारी गाय ज्ञाविन है, लेकिन बाद में आके मालूम पड़ता है ये तो ठाली है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, जिस डेट पर आपने चाहे प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराया है या कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया है, उस डेट को हमेशा याद रखें। उसके आने वाले 21 दिन के बाद उस गाय को दोबारा देखें कि वो दोबारा कोई लसलसा पदार्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या वो बोल रही है या नहीं बोल रही है। यानी अगर 21 दिन बाद दोबारा वो मद में नहीं आती है तो एक आधार बनता है कि हमारा जानवर ज्ञाविन हो सकता है, ज्ञाविन नहीं है, ज्ञाविन हो सकता है। अब जैसे ही 1 महीने बाद जानवर दोबारा पाड़े में नहीं आया है तो हमको उसके 2 महीने बाद, यानी कुल ज्ञाविन कराने के 3 महीने बाद किसी भी नज़दीक के किसी भी कंपाउंडर साहब से या किसी डॉक्टर साहब से अपन चेक करा सकते हैं कि भाई हमारी गाय को चेक करके बताइए कि ये ज्ञाविन है या नहीं है।
जानवर गाभिन होता है तो आप उसकी बहुत अच्छी खिलाई पिलाई आपको करनी है, ताकि एक स्वस्थ बच्चा उस गाय से आपको मिले और अच्छा दूध उत्पादन आपको ब्याने के बाद मिले। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है डाईवाला देहरादून के सत्य प्रकाश ने। आपने दूधिया मशरूम उत्पादन की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एक मिल्की मशरूम हम लोग यहाँ ग्रो करते हैं। इसे ग्रीष्मकाली मशरूम बोलते हैं। ये समर्स में ही उगती है और इसकी बुआई अप्रैल मई जून के आसपास होती है, मई जून के आसपास। और इसका जो टेम्परेचर होता है उगाने का 30 डिग्री के आसपास रहता है। इस रूम का आप जो रूम आप दिखा रहे हैं हम लोग आपको, इसका रूम का साइज होगा मतलब 40 फुट चौड़ा है और 80 फुट लंबा है। 8000 बैग इसमें लगभग आ जाते हैं इस बैग में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कमरे में कुछ मतलब बाहर से हवा के कुछ पंखे लगाए जाते हैं जिससे कि बाहर से कुछ स्वच्छ हवा आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके अंदर कम करी जा सके। इसका एक फायदा है कि बटन मशरूम जैसे सर्दियों में उगती है और आपका शेड खाली है तो आप इस मशरूम को कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस मशरूम की यह है कि ये 30 डिग्री में उगती है तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत हाई रहती है। अगर आप इसे फ्रिज करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं या ठंडा करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है बटन के मुकाबले। जैसे हम केसिंग की बात बता रहा था मैं, केसिंग के बाद माइसीलियम जब केसिंग में आ जाता है उसके बाद इसमें मशरूम के पिनहेड बनना चालू हो जाते हैं। तो इसके बाद हम मशरूम को जैसे 7-8 इंच की हो जाती है तो उसको तोड़ के काट के हम लोग पैक कर लेते हैं और उसको मंडी में बेचने के लिए भेज देते हैं। अभी तक इसका जो मार्केट है साउथ में है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर केवल दिल्ली में ही प्रचुर मात्रा में बिकती है। नॉर्मली मशरूम को लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्लोरोफिल कुछ नहीं होता, लेकिन इस मशरूम के लिए, स्पेशली इस मशरूम के लिए, मिल्की मशरूम में इसको लाइट की ज़रूरत होती है। या तो हम लोग बल्ब या ट्यूबलाइट से इसकी लाइट देते हैं। इसकी सच्चाई लगभग रोज ही होती है। हल्की सी नमी हमेशा केसिंग में रहनी चाहिए, हमेशा चाहिए। आप मतलब बहुत हल्का हल्का सा पानी डालते रहें और जैसे जैसे आपको कोई बीमारी दिखती है तो उससे छुटकारा पाते रहना चाहिए। वो बैग या तो आप फेंक दिए अगर ज़्यादा बीमारी है, थोड़े बहुत अगर बीमारी है तो उसमें कोई उपचार करिए, बावस्टीन का स्प्रे करिए, कोपानेस है तो उसे निकाल दीजिए उखाड़ के। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की फसल के प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण, अगेती आलू की बुआई विधि पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार,
दूध दमदार, आप शानदार।